नमस्कार बच्चों, ये वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए है और इसमें जो टॉपिक है वो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। ये वीडियो भी जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम परीक्षा के लिए ही है और ये परीक्षा कक्षा 9 और कक्षा 6 के बच्चों के लिए होती है। तो ये मैंने वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए बनाई है, जिसमें वो फसल उत्पादन और प्रबंधन को अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स को कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम फसल के प्रकार, खरीफ फसल और उसके उदाहरण, रबी फसल और उसके उदाहरण, जायद फसल और उसके उदाहरण, मिट्टी की तैयारी। वो जो पहले तीन है, खरीफ, रबी और जायद, ये हमारी 3 तरह की फसलें होती हैं। और इसके बाद जो है वो पूरी प्रक्रिया है कि किस किस प्रकार से हम फसल को बोने से लेकर कटाई तक कौन कौन सी हमारी स्टेप्स आते हैं। तो जिसमें इंक्लूडेड है मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद और उर्वरक मिलाना, खाद और उर्वरक में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के प्रकार, खरपतवार नियंत्रण, कटाई और फिर कटाई करने के बाद जो फसल जो उससे अनाज निकलता है उसका भंडारण कैसे होता है, और फिर उससे जुड़े कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन इसी वीडियो में आपके इस टॉपिक से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से और गौर से देखना है सभी बच्चों को, कक्षा 9 के। हम सबसे पहले बात करेंगे फसल के बारे में। तो फसल क्या होती है? जब एक ही तरह के पौधों को बड़े पैमाने पर एक जगह पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहा जाता है। मान लीजिए आपने गेहूं और चावल के खेत तो देखे ही होंगे। तो क्या होता है कि एक बड़े से पैमाने पर, एक बड़े से खेत में एक ही पौधे जैसे, चाहे वो चावल हो या गेहूं हो या सरसों हो, एक ही पौधे जैसे बहुत सारे पौधे, लाखों करोड़ों पौधे उगाए जाते हैं, जिसका जितना बड़ा ज़मीन होगा उसके अनुसार। और जब एक ही पौधे को इतनी बड़ी संख्या में हम कहीं किसी क्षेत्रफल में उगाते हैं तो उसे हम उस पौधे की फसल कहते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे अनाज, सब्जियां और फल आदि को मौसम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फसल के 3 प्रकार होते हैं और ये तीनों प्रकार किस मौसम में उन्हें उगाया जाता है उस पर आधारित होते हैं। तो पहली फसल होती है रबी फसल, फिर आती है खरीफ फसल और फिर होती है जायद फसल। इनके बारे में विस्तार में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि खरीफ फसल क्या होती है। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। भारत में बारिश का मौसम आमतौर पर जून महीने से सितंबर महीने तक होता है, यानी कि इस फसल को केवल हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। और खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है ना। और जो कटाई होती है वो अक्टूबर से नवंबर में होती है और उगाया इसे आप जून से सितंबर के बीच में इसे उगाते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। और अक्सर ये जो खरीफ फसल होती है ये पहली बारिश के बाद उगाई जाती है, क्योंकि इन फसलों इस मौसम की ये खरीफ फसल जितनी भी होती हैं सबको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी बुआई में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर पहली बारिश के बाद, क्योंकि देखिए जून से सितंबर का जो मौसम होता है वो मानसून वाला होता है, तो मानसून में बारिश होती है। तो जब बारिश होती है तो हमें जो इन फसलों के लिए जो पानी चाहिए तो वो हमें काफ़ी पानी तो हमें बारिश से ही मिल जाता है, और बचा हुआ हम सिंचाई वगैरह से करके उन फसलों को हम लोग उगाते हैं। तो ये हो गई खरीफ फसलों के बारे में, और इसके उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। अब अगली फसल को देखते हैं। बात करते हैं रबी फसलों की। तो ये जो फसलें होती हैं इन्हें सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहा जाता है। उनकी समय अवधि आमतौर पर अक्टूबर महीने से मार्च महीने तक होती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी फसलों के उदाहरण हैं। तो इनको उगाने वाला मौसम कौन सा होता है?
अक्टूबर से लेकर मार्च में। अक्टूबर से आप जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है अक्टूबर के अंत में, तो ये थोड़ा ठंडक वाला मौसम होता है। इन फसलों को उगाने के लिए आपको थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत होती है। उतनी मात्रा में पानी नहीं आवश्यक होता है, लेकिन तापमान कम होना चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए, तभी ये फसलें अच्छे से उगाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं खरीफ और रबी फसलों में अंतर क्या है। जो खरीफ की फसलें हैं वे मई की शुरुआत में बोई जाती हैं, आमतौर पर पहली मानसून की बारिश के समय, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। वहीं जो रबी की फसलें होती हैं वो नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं, ज़्यादातर बारिश के बाद। अब खरीफ फसल में देखें तो गर्म मौसम और बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मौसम भी गर्म चाहिए, पानी की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। लेकिन रबी फसल में बीज के अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे प्रिंट करने में। अब आगे देखते हैं। कटाई आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है खरीफ फसल की, और जो रबी फसल की कटाई होती है वो आमतौर पर अप्रैल और मई में होती है। अब उदाहरण देख लेते हैं। खरीफ फसल के उदाहरण हैं कपास, मूंगफली, मक्का और चावल। और रबी फसल के उदाहरण हैं जौ, चना, मटर, गेहूं आदि। अगर आप इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से, इसी टेबल से बल्कि आते हैं। खरीफ फसल और रबी फसल के उदाहरण, कौन से मौसम में लगती है और कब कटती है, किस में पानी ज़्यादा चाहिए, किस में ठंडी जलवायु चाहिए, किस में गर्म मौसम चाहिए, ये सब बातें होती हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं ज़्यादातर परीक्षा में। तो आपको इस टेप को अच्छे से याद करना है, समझना है। अब हमारी तीसरी फसल है जायद फसल, जो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में उगाई जाती है। हम उसे जायद फसल कहते हैं। जायद फसल के उदाहरण हैं करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। जो भी पानी वाले फल या सब्जी होते हैं वो अक्सर इस वाली फसल में उगाए जाते हैं। पानी वाले फल या सब्जी मतलब कि उनके अंदर पानी की मात्रा मिलती है। जैसे खीरा होता है, ककड़ी होती है, आप खाते हैं तो उनमें काफ़ी पानी मिलता है आपको। तरबूज होता है। तो ये सब जो होते हैं ये इस तरीके के जो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं आपको इस जायद फसल में हम लगाते हैं। अब आता है फसल उत्पादन की बुनियादी प्रथाएं, यानी कि क्या क्या प्रथाएं, क्या क्या प्रक्रिया निश्चित हैं जो हमें हमेशा करनी ही करनी है। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, उसके बाद बुआई, उसके बाद खाद और उर्वरक मिलाना, फिर सिंचाई करते हैं, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण करते हैं, फिर कटाई करते हैं और अंत में हम फसल का भंडारण करते हैं। तो देखिए मिट्टी की तैयारी कैसे होती है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को तैयार करना और इसे करते ही ढीला करना है। ढीली मिट्टी जड़ों को घुसने देती है और जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाने पर भी आसानी से सांस लेती हैं। ढीली मिट्टी केंचुए और रोगाणुओं के विकास में मदद करती हैं। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को टाइलिंग या जुताई कहा जाता है। इंग्लिश में टाइलिंग कहते हैं, हिंदी में जुताई कहते हैं। यह एक हल का उपयोग करके की जाती है जो लकड़ी या लोहे से बना होता है। और इसमें आपने देखा कि केंचुए और रोगाणुओं के विकास में मदद करती है ये जो हम मिट्टी की ढिलाई करते हैं। आपको पता होगा कि केंचुए बहुत हमारे किसानों के दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हैं जो फसल को अच्छा उगने में मदद करते हैं। तो आगे देखते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद आती है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं। अब बुआई करने के दो तरीके हैं। एक तो है पारंपरिक उपकरण जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, पिछले ज़मानों से। यह पारंपरिक रूप से बोए जाने वाले बीज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कीप के आकार का उपकरण है। बीजों को कीप में भर दिया जाता है। यह 2 या 3 पाइपों से होकर गुजरता है जिनके सिरे तेज होते हैं। ये मिट्टी में छेद कर देते हैं और वहाँ बीज डाल देते हैं। ये तो हो गई पारंपरिक उपकरण की बात। लेकिन अब जो नया एक
उपकरण आया है उसे कहते हैं सीड ड्रिल। अब ट्रैक्टरों की सहायता से बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण की मदद से उचित दूरी और गहराई पर समान रूप से बीज बोते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बीज बुआई के बाद मिट्टी से ढक जाएं और पक्षियों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकें। इससे समय और श्रम की बचत होती है। देखिए, पहले पारंपरिक में क्या होता था कि एक आदमी या 2-4 जो भी आपकी लेबर लगी है, जो किसान लगे हैं, वो कर रहे हैं अपने हाथ से, और सीड ड्रिल आप ट्रैक्टर की सहायता से कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि स्पीड तो बिल्कुल एकदम से बढ़ जाएगी जब आप कोई चीज़ ट्रैक्टर से हो रही है या आप चल के जा रहे हो, तो उसमें स्पीड का, आपकी तेज़ी का तो फ़र्क पड़ता ही है। मेहनत भी कम लगेगी, सिर्फ ट्रैक्टर चलाने की बात है, और बाकी उसमें तो आपको बैठना है, फिर कीप डालनी है, उसके बाद बीज उगाना होता है जो पारंपरिक वाला था। लेकिन सीड ड्रिल में आपको ये नहीं करना होता। ये एक नई तकनीक है बुआई की। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक मिलाने की। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो ताकि आपका जो पौधे उगेंगे वो स्वस्थ हों, उनके लिए आप मिट्टी में खाद या उर्वरक मिलाते हैं। फसलों के लगातार उगाए जाने से भूमि में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए मिट्टी को फिर से पोषक तत्वों से परिपूर्ण करने के लिए किसानों को खेतों में खाद डालना पड़ता है। जो खाद होता है आपको पता होगा वो नेचुरल, प्राकृतिक चीज़ों से बनता है, लेकिन जो उर्वरक होता है उसमें काफ़ी रासायनिक पदार्थ भी मिले होते हैं। हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर है। उर्वरक कारखानों में अच्छी तरह से बनाया जाता है, जबकि खाद आसानी से जानवरों एवं पौधों के कचरे का उपयोग करके बनाया जाता है। और जो उर्वरक होता है वह दुष्प्रभाव वाला एक रसायन है। उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव यानी कि कोई ना कोई असर भी, नुकसान भी होता है। लेकिन खाद जो होता है कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, वो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। उर्वरक मुख्य रूप से पोषक तत्व प्रदान करता है और जो खाद होता है वो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ प्रदान करता है। उर्वरक जो होता है लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें रसायन होता है। आप लगातार यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जो खाद होता है, अगर आप लंबे समय तक मिट्टी में खाद मिलाते भी रहोगे तो उसकी उर्वरता में कोई फर्क नहीं आता, वह उर्वरता के लिए अच्छा ही होता है। अब जो उर्वरक होता है तेज़ी से परिणाम प्राप्त करने में बहुत प्रभावी है, कि अगर आपको फटाफट से रिजल्ट चाहिए कि आपकी फसल एकदम से बहुत अच्छी हो जाए तो उर्वरक उसमें कामयाब है। लेकिन खाद एकदम से प्रभाव नहीं दिखा सकता, उर्वरक के रूप में प्रभाव वो नहीं है कि एकदम से वो तेज़ी से परिणाम दे दे। खाद जो होता है उर्वरता बढ़ाने में समय लेता है। जो उर्वरक होता है वो बहुत महंगा होता है क्योंकि वो कारखानों में बनता है, लेकिन खाद सस्ता होता है क्योंकि ये घरों पर ही बनाया जा सकता है। बात करेंगे सिंचाई की। इसे इरिगेशन कहते हैं इंग्लिश में। खेतों में फसल के पौधों को पानी की आपूर्ति करने के लिए प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। कि आप जब खेतों में पानी जो डालते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं, कि पौधों तक पानी पहुँचे। सिंचाई के स्रोत और तरीके क्या क्या होते हैं? आप कुएं से सिंचाई कर सकते हो, नलकूप से कर सकते हो, तालाब, झील, नदी, बांध या नहरों से भी सिंचाई कर सकते हो। ये सभी सिंचाई के स्रोत हैं और निम्नलिखित बिंदु सिंचाई के तरीके बताते हैं। पहला होता है सिंचाई के पारंपरिक तरीके, मतलब जो पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुएं, झील, नहर। इनमें जो उपलब्ध पानी होता है उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से ले जाया जाता है और खेतों को सींचा जाता है। यहाँ विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं और ये सब विभिन्न पारंपरिक आपके तरीके हो गए। उसके बाद आते हैं सिंचाई के आधुनिक तरीके, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ये नए आधुनिक तरीके हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, इस प्रणाली में शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए लंबवत पाइप नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से
जोड़े जाते हैं। जब पानी को पंप की मदद से मुख्य पाइप के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो यह घूर्णन नलिका की सहायता से पानी इस प्रकार छिड़कता है मानो बारिश हो रही हो। आप देख सकते हो इसमें चित्र में भी दिखाया हुआ है कि एक मेन पाइप बना हुआ है जिस पे छोटे छोटे कुछ एक अंतराल पे कुछ एक पाइप के नोजल लगे हुए हैं, और आप मेन पाइप को जब घुमाओगे तो ये सारे जो नोजल्स हैं इनमें से पानी निकलेगा। ऐसे लगता है जैसे कि बारिश हो रही हो। आप देख सकते हो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही हो। तो ये होता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इस प्रणाली में जड़ों में पानी धीरे धीरे गिरता है। इसमें धीरे धीरे आपकी जड़ों तक पानी जाता है। खरपतवारों से सुरक्षा। देखिए खरपतवार क्या होते हैं? जो अनवांछित आपके पेड़ पौधे या कुछ भी चीज़ें आपकी फसल में आ जाते हैं ना, उनको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार अवांछनीय पौधे हैं जो खेत में फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं। खरपतवारों को हटाने को निराई कहते हैं। इस प्रक्रिया का जो नाम होता है खरपतवार हटाने की, उसको निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि वो जो अनवांछित पौधे होते हैं ना, वो हमारी फसल के हिस्से में जो पानी जाना होता है, जो पोषक तत्व जाने होते हैं, वो फसल की जगह इन खरपतवार को मिलता जाता है और वो उगती रहती हैं, बड़ी होती रहती हैं। इसलिए उन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है। तो निराई आवश्यक है क्योंकि अनवांछित पौधे वे पानी, पोषक तत्व, स्थान और प्रकाश जो फसलों के लिए होना चाहिए था उसके साथ प्रतिस्पर्धा करके फसल के विकास को प्रभावित करते हैं। खरपतवार नियंत्रण ये कैसे होता है? खरपतवार को हाथ से उखाड़ के भी हटाया जाता है। खरपतवार हटाने के लिए किसी रासायनिक पदार्थ का भी प्रयोग करते हैं जिसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, पेस्टिसाइड्स कहते हैं, हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो इनको हम यूज़ करते हैं। फसल के पकने के बाद फसल को काटने की प्रक्रिया को ही कटाई कहा जाता है। यह कार्य दरांती से या मशीन द्वारा किया जाता है। कटाई में फसलों को बाहर निकाला जाता है या ज़मीन के करीब काटा जाता है। कटी हुई फसल में अनाज के बीजों को थ्रेशर की सहायता से अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। तो जब फसल पक जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं? थ्रेशर से उसको हम थ्रैश करते हैं और उससे हम अनाज निकाल लेते हैं। एक बात मैं आपको ये बताना चाहती थी कि दरांती को इंग्लिश में सिकल कहते हैं, और जब थ्रैशिंग के बाद अनाज फसल से अलग हो जाता है तो आप उस अनाज का क्या करेंगे? या तो हम अनाज को बेच देते हैं जो किसान होते हैं, या फिर उनको कहीं एक सुरक्षित स्थान पर भंडारण उसका किया जाता है। तो आपके जो सिलेबस में आपके जो एग्ज़ाम का ये सिलेबस है उसमें इतना ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जब एक ही तरह के पौधे की बड़ी पैमाने पर एक जगह पर खेती की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? हम इसे फसल कहते हैं। लेकिन आपके जो विकल्प हैं उसमें है जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर डी आएगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि उसे केवल फसल कहते हैं। वो किसी मौसम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न में सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब किसी पौधे को बड़े पैमाने पर उसकी खेती करेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर तो फसल होगा, इसलिए सही उत्तर डी है। अगला प्रश्न है, उन फसलों का नाम बताइए जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। आप उनको जायद की फसल कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर सी है, खरीफ की फसलें। हमने पढ़ा था कि जो फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाती है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों का नाम बताइए। तो जिन फसलों को हम सर्दियों में उगाते हैं उसे हम रबी की फसल कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर रबी की फसलें, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। भारत में वर्षा ऋतु आमतौर से शुरू होती है इनमें से कौन से महीनों में? तो हमको पता है जून से सितंबर महीने में आमतौर पर भारत में वर्षा ऋतु शुरू होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जून से सितंबर
जिसमें हम अपने खरीफ की फसलों को भी बोते हैं वर्षा ऋतु में ही। तो आपका सही उत्तर इसका ए है। फिर पूछ रहा है कि नियमित अंतराल पर फसलों को पानी की आपूर्ति को इनमें से क्या कहते हैं? फसल चक्रीकरण, सिंचाई, खाद या कोई नहीं? तो सिंचाई कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब हम फसलों को पानी देते हैं तो वो जो पानी को देने की जो प्रक्रिया होती है वह सिंचाई कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है कि पौधों के स्वस्थ विकास के लिए उन पदार्थों का नाम बताएं जिन्हें पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है। तो वह क्या है? खाद है। मैंने आपको बताया था कि जब पौधों को स्वस्थ विकास करना हो तो उनमें खाद या उर्वरक मिलाया जाता है, लेकिन उर्वरक आपका ऑप्शन में नहीं है तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, सीधे सीधे इसका उत्तर खाद होगा। आपका अगला सवाल है उन फसलों का नाम बताइए जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है जायद की फसलें। इसी मौसम में हमारी जायद की फसलें उगती हैं जिसमें हम खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि उगाते हैं। आपका अगला सवाल है धान और मक्का किसके उदाहरण हैं? तो आप जानते हैं धान और मक्का खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न पूछता है कि गेहूं, चना ये किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है रबी की फसलों के उदाहरण होते हैं गेहूं और चना। तो आपका सही उत्तर है बी, रबी की फसलें। अगला सवाल है सब्जियां और मौसम के फल का उदाहरण है कौन सी फसलें? जायद की फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें या कोई नहीं? तो आपको पता है सब्जी और मौसम के जो फल आते हैं वो जायद की फसल के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर आपका ए, जायद की फसलें हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है जुताई। हम मिट्टी को ढीला करते हैं ताकि जो पेड़ों की, पौधों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के नीचे तक पहुंच जाएं और फिर भी सांस ले सकें, इसलिए हम जुताई करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं और इस प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। अगला सवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और अगला सवाल है उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर है हल से हम खरपतवार को निकालते हैं। सिकल क्या होती है? सिकल दरांती होती है जिससे कि हम फसल की कटाई करते हैं। सिकल अंग्रेजी का शब्द है और दरांती इसको हिंदी में बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का बी, हल। अगला सवाल है खरपतवार को किस नामक रसायनों के उपयोग से नियंत्रण किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि उसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं, जिससे कि खरपतवार को हम नियंत्रण में करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ए, खरपतवार नाशी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उस आधुनिक विधि का नाम बताइए जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ए, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, सी, ए और बी दोनों या कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब सी है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम दोनों ही आधुनिक विधि हैं जिनसे हम जो फसल है उनकी सिंचाई करते हैं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन दुष्प्रभाव वाला रसायन है? तो इसके ऑप्शन हैं खाद, उर्वरक, सिंचाई या कोई नहीं, ये सभी। तो इसका सही जवाब है बी, उर्वरक। खाद और सिंचाई से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और क्या कहते हैं जो बी है उसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, इसलिए उर्वरक इसका सही जवाब है। अगर आप लंबे समय तक उर्वरक डालते रहेंगे तो ज़मीन की उपजाऊ जो क्षमता होती है उसमें भी कमी आने लगती है। तो इसका सही जवाब बी है, उर्वरक। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फसल खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो धान, मक्का, सोयाबीन ये तीनों खरीफ फसल है, लेकिन सरसों रबी फसल का उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सरसों। बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उदाहरण नहीं है पूछा है, तो ये तीन तो उदाहरण है ही, लेकिन सरसों इसका उदाहरण नहीं है
क्योंकि सरसों तो रबी फसल है, बाकी तीनों खरीफ हैं। 17वें प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फसल रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो गेहूं, चना, मटर तीनों ही रबी फसल के उदाहरण हैं, और जो उदाहरण नहीं है वह है कपास, क्योंकि कपास आपको पता है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। आपको वो टेबल जो मैंने पढ़ाया था वो ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, तो आप सारे प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हो। और इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जो फसल खरीफ फसल और रबी फसल के बीच के समय अंतराल में उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इन दोनों के बीच हम जायद फसल को उगाते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल जायद फसल नहीं है। तो सही उत्तर मक्का है, क्योंकि करेला, ककड़ी, तरबूज आप जानते हैं ये सभी जायद की फसलें होती हैं। और आपका आखिरी प्रश्न है खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको निराई कहते हैं। मैं बता चुकी हूँ आपको जब मैं पढ़ा रही थी, खरपतवार हटाने की विधि को निराई कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ इसे 1-2 बार एक्स्ट्रा देखिएगा ताकि आप अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब भी मैं आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आप तुरंत से उसे देख सकते हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।